हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे फिर से दो तरीके की वीडियो डिस्कस करूंगा। एक तो जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, तो उसकी यूनिट नंबर 4 डिस्कस करूंगा मैं आपसे, फाइनल अकाउंट की। ठीक है, जो एज पर लेटेस्ट फॉर्मेट प्रेस्क्राइब अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद जो भी कोई व्यूवर्स, कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स जो टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं या बीएड एंट्रेंस की कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड करी थी, तो वो भी दो तरीके से मैंने अपलोड करी है। ठीक है, कि एक तो जो पीजीटी टीजीटी और बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ऐसे व्यूवर्स, और जो स्टूडेंट्स बीकॉम थर्ड ईयर की तैयारी कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की जो एमसीक्यू सीरीज़ में है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, टीजीटी पीजीटी बीएड एंट्रेंस की अलग प्लेलिस्ट है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो जैसे भी आपको सूटेबल हो आप वैसे डिस्कस कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल पसंद आए, ठीक है, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको 64,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सोल्ड और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो मेरा चैनल नेम याद रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सर्कुलेट कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। तो चलिए व्यूवर, डिस्कस करते हैं आपकी फाइनल अकाउंट की यूनिट नंबर 4। प्रारंभिक व्ययों का संबंध होता है, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं तो उनका रिलेशन होता है किससे? निर्माण से, मैन्युफैक्चरिंग से। प्रारंभिक व्ययों की प्रकृति है, तो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी नेचर होती है पूंजीगत, कैपिटल। अनुसूची थर्ड में, अनुसूची को हम इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल थर्ड में, कंपनी के जो आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप है, जो बैलेंस शीट का प्रोफोर्मा है, तो वो होता है लंबवत। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए, कंपनी का स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट बनाते समय डैश में दिए गए प्रारूप का अनुपालन करना आवश्यक है। देखिए, प्रारूप को हम फॉर्मेट भी कहते हैं, प्रोफोर्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो वो है संशोधित अनुसूची थर्ड और भाग 1 के अनुसार। जो रिवाइज शेड्यूल है वो थर्ड और पार्ट 1। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसलिए बीच बीच में इंग्लिश बोल रहा हूँ ताकि उनको जो है थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रहे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी डिमांड रहती है कि उनको कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बता दिए जाए। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ उनके साथ में, तो इसलिए कोशिश करूँगा कि कुछ वर्ड्स जो है मैं इंग्लिश में भी आपको बता दूँ, जो टर्मिनोलॉजी है। कंपनी के अंतिम खाते डैश प्रतिवर्ष बंद कर दिए जाते हैं। जो फाइनल अकाउंट होते हैं ना कंपनी के, वो 31 मार्च को क्लोज कर दिए जाते हैं। कंपनी को पेड किया गया जो नेट सैलरी है 45,000। जो आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो आपका है इनकम टैक्स का 2,000 रुपये। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया 2,000 रुपये, और जो रिकवरी ऑफ लोन हो गया, ऋण की वसूली हो गया, वो हो गया 1,000 रुपये। तो जो सैलरी अकाउंट है वो किस अमाउंट से आपकी डेबिट की जाएगी? तो वो की जाएगी 50,000 से, 50,000 रुपये से। बोनस अंश इशू करके लाभों का पूंजीकरण, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, सो करने की स्थिति में जो अकाउंट क्रेडिट किया जाता है तो वो कौन सा होता है? अंश पूंजी खाता, शेयर कैपिटल अकाउंट। एक कंपनी रजिस्ट्रार की सहमति से अपने फाइनेंशियल ईयर के पीरियड को बढ़ा सकती है, बिल्कुल 18 मंथ्स के लिए। एक होल टाइम डायरेक्टर, पूर्णकालिक संचालक का अधिकतम पारिश्रमिक यानी जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन हो सकता है वो कितने % हो सकता है? वो 5% तक हो सकता है। कंपनी के लाभों को अंशधारियों मीन्स शेयर होल्डर्स के बीच में किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट
किया जा सकता है, वितरित किया जा सकता है, तो होता है लाभांश के रूप में, डिविडेंड। आरंभिक व्यय यानी कि प्रारंभिक व्यय, एक ही बात है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो वो है आपका दिखावटी संपत्ति का, ठीक है, जो आपके थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड मेरे को इस समय इसका याद नहीं आ रहा, दिखावटी संपत्ति का। चलिए 12th क्वेश्चन है कि प्रारंभ में किए गए प्रावधान, ठीक है, जो स्टार्टिंग में किए गए जो प्रोविजंस हैं वो हैं 10,000, जो लास्ट में किए गए प्रोविज़न है वो हैं 15,000 रुपये, और वर्ष में जो टैक्स की पेमेंट की गई है वो 12,000 रुपये की गई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो शो की जाने वाली जो टैक्स के अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 17,000 रुपये का। आयकर का भुगतान यानी पेमेंट निम्न में से किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, तो वो है परिचालन क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाता है, जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है वो कहाँ शो किया जाता है, तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, जो एक पब्लिक कंपनी होती है तो उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो मिनिमम कितने होने चाहिए, 7, ठीक है, पब्लिक कंपनी के जो मेंबर होते हैं मिनिमम 7 होते हैं। प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाता है, प्रपोज्ड डिविडेंड शो किया जाता है संचय और आधिक्य में, है ना, रिजर्व और सरप्लस में। भविष्य निधि है, जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है वो एक प्रावधान होता है, प्रोविजन। प्रबंध के पारिश्रमिक, जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन होता है, शुद्ध लाभ के अधिकतम कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी नेट प्रॉफिट से मैक्सिमम 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पशुधन है, जो लाइव स्टॉक होता है आपका, है ना, तो वो होते हैं आपकी फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति। ह्रास को विभाजित किया जा सकता है, जो डेप्रिसिएशन है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं समय अनुपात में, टाइम रेशियो में। लाभांश चुकाया जा सकता है, जो डिविडेंड की पेमेंट की जा सकती है, तो वो चालू वर्ष के लाभों में से, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से। चालू वर्ष के जो लाभ है, जो प्रॉफिट्स हैं करंट ईयर के, तो उसमें से डिविडेंड को घोषित या डिक्लेयर नहीं किया जा सकता बिना प्रावधान किए। किसमें, डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास और कर, टैक्स, दोनों में से। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। लाभांश दिया जाता है, जो डिविडेंड पेड किया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। वैधानिक रिपोर्ट, जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट होती है, वो किस दशा में आवश्यक होती है, कौन सी सिचुएशन में आवश्यक होती है, तो जो सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी होती है ना, जो पब्लिक कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली होती है उसको। ऐसा लाभांश जिस पर दावा ना किया गया हो, तो ऐसा जो डिविडेंड जिस पर कोई क्लेम ना किया गया हो, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में किस शीर्षक यानी किस हेड के अंतर्गत हम उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है हमारा चालू दायित्व और प्रावधान, यानी करंट लायबिलिटीज और एंड प्रोविजंस। लेखांकन प्रमाप, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, देखिए वो लेखांकन नीतियों में समानता लाते हैं। वित्तीय विवरण, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें अतुलनीयता को समाप्त करते हैं। वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, है ना, ऑल ऑफ द अबव। ख्याति का ह्रास काटा जाता है, जो डेप्रिसिएशन, गुडविल पर डेप्रिसिएशन अगर चार्ज किया जाता है, बात ध्यान रखना कि गुडविल पर डेप्रिसिएशन कभी भी चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। डूबत ऋण से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए रखी जाने वाली राशि कहलाती है। जो बैड डेप्स है उससे अगर कोई भी लॉस होता है तो उसको रिकवर करने वाला जो अमाउंट होता है तो वो कहलाता है प्रावधान, प्रोविज़न। कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। इक्विटी स्टॉक को चिट्ठे में दर्शाया जाता है, जो इक्विटी स्टॉक है उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है शेयर कैपिटल के अंतर्गत। यदि प्रपोज डिविडेंड रेट दर
डैश से अधिक ना हो तो संचय में हस्तांतरण आवश्यक नहीं होता। 10% से अगर ज़्यादा नहीं होती, नॉट मोर देन 10%, तो रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। लाभांश भुगतान हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। जो डिविडेंड है वो पेमेंट हेतु पेमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो संचय कोष खाता जो रिजर्व फंड अकाउंट होता है। ठीक है। 2 वार्षिक सभाओं के मध्य घोषित लाभांश होता है। जो 2 एनुअल मीटिंग्स होती हैं उसमें जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो वो होता है अंतरिम डिविडेंड, है ना। हिंदी इंग्लिश में सेम वर्ड होता है, अंतरिम डिविडेंड। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए, इशूड कैपिटल 8 लाख रुपए। ठीक है। और आपकी जो बैलेंस कॉल है 50,000 रुपये, है ना। और जो अनबैलेंस कॉल है, सॉरी अग्रदत्त मांग, है ना, इंग्लिश वर्ड थोड़ा मिसिंग हो रहा है इसका, वो 5,000 रुपये है। जो डिक्लेयर डिविडेंड है वो 10% है। तो डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा? वो होगा 75%। डिविडेंड डिक्लेयर करने के कितने दिन में अधिपत्र यानी कि जो शेयर वारंट होता है वो जारी करना या चेक जो है वो इशू करना, ठीक है, अनिवार्य होता है 42 दिन के अंदर। जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो जो वारंट इशू किए जाते हैं, शेयर वारंट या चेक इशू किए जाते हैं, तो वो 42 दिन के अंदर करना कंपलसरी होता है, इशू करना। बंधक ऋण दिखाया जाता है। जो मोर्टगेज लोन होता है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है, जो एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन फंड है, तो वो होता है एक आयोजन, ठीक है, प्रोविजन। कंपनी लाभों का वितरण करती है। तो कंपनी अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो वो रिजर्व और आपके डिविडेंड डिक्लेरेशन और बोनस पेमेंट में से करती है। ठीक है। पूंजी से कमी करने के लिए या पूंजी में, ये में वर्ड आएगा कि पूंजी में कमी करने के लिए अनुमति होती है किससे? कोर्ट से। ठीक है। 10,000 रुपये का एक लेनदार क्रेडिटर्स जिसके पास 12,000 रुपये की बुक वैल्यू और जिसकी 9,000 रुपये मार्केट वैल्यू के स्टॉक का प्रभार हो, प्रभार को हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, तो वो क्या होता है? तो वो होता है अंशतः सुरक्षित लेनदार। ठीक है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। निम्न में से कौन सी मद आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से संबंधित है? तो वो है सामान्य संचय में अंशदान, कंट्रीब्यूशन इन जनरल रिजर्व। समावेशन के पश्चात के लाभों को डैश में हस्तांतरित किया जाता है। जो इनकॉर्पोरेशन होता है उसके बाद प्रॉफिट को किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। शेयर कैपिटल 1 लाख रुपये, जनरल रिजर्व 1,20,000 रुपये। जनरल रिजर्व में से कंपनी शेयर इशू करना चाहती है और जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो न्यू कैपिटल 25% रखना चाहती है, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस होगा, वो होगा 44,000। कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में रिजर्व और सरप्लस के अंतर्गत कौन कौन सी आइटम्स को शो किया जाता है? तो फर्स्ट नंबर और 3 नंबर को, यानी कि शेयर प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ना मांगे गए डिविडेंड के लिए बैंक में खोला गया सेपरेट अकाउंट होगा, तो वो होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ डैश, यानी जिस कंपनी का नाम होगा कंपनी लिमिटेड। ठीक है। निम्न सूचनाएं, जो ये इंफॉर्मेशन है वो एक्स कंपनी से रिलेटेड दी गई हैं। ठीक है, कि समता अंश की याचित पूंजी जो कॉल्ड अमाउंट है आपका इक्विटी शेयर की, वो 5 लाख रुपए हो गया। अवशिष्ट याचना हो गई आपकी 40,000, अग्रिम याचना एडवांस कॉल हो गई 25,000 और प्रपोज डिविडेंड आपका 15% हो गया। तो डिविडेंड के पेमेंट का अमाउंट, यानी जो पेमेंट करनी है, तो वो अमाउंट कितना होगा? तो वो होगा 69,000, 69,000। यदि प्रबंध अपने व्यवसाय का बीमा करने का निश्चय करता है, ठीक है, इंश्योरेंस, बीमा को इंग्लिश में इंश्योरेंस कहते हैं, और इंश्योरेंस अमाउंट 3,000 रुपये है,
तो इस व्यवहार का प्रभाव होगा, तो ये होगा औसत लाभों में 3000 रुपये की कमी, रिडक्शन इन 3000, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में से 3000 का रिडक्शन। अंतरिम डिविडेंड या अंतरिम लाभांश को दिखाया जाता है, किसमें शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, नियोजन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वास्तविक लाभार्जन लाभांश स्तर से बेहतर है, क्योंकि देखिए तीनों ही रीज़न है। जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्निंग रेट है वो डिविडेंड रेट से अच्छी होती है, क्योंकि ये प्रॉफिट पर बेस्ड होती है। लाभांश प्रायः लाभों से कम दर पर घोषित किए जाते हैं, और वास्तविक लाभार्जन दर जो एक्चुअल प्रॉफिट रेट है वो कार्यकुशलता का एक उचित मापदंड होता है। तो तीनों ही रीज़न बिल्कुल सही हैं। स्क्रिप डिविडेंड कहते हैं किसे, अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाकर बोनस भुगतान को। जो पार्टली पेडअप जो शेयर्स होते हैं उनको फुली पेडअप करके बोनस पेमेंट को। कंपनी के पूर्णकालिक संचालक ना होने पर, यानी कि होल टाइम डायरेक्टर्स ना होने पर, जो अन्य संचालक होते हैं, जो अदर्स डायरेक्टर्स होते हैं, उनको रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, ठीक है, केवल 3% तक। ना मांगे गए लाभांश खाते को चिट्ठे में दिखाया जाता है चालू दायित्व के रूप में, ठीक है, जो करंट लायबिलिटी होती है उसमें। विनियोग विक्रय के बाद संचयी कोष विनियोग खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट सेल के बाद में संचयी मतलब जो आपका रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है जनरल रिजर्व अकाउंट में, सामान्य संचय खाते में। समामेलन के पूर्व के लाभ को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, तो वो होता है पूंजी संचय में, कैपिटल रिजर्व में। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट्स डैश से क्रम में दिखाई जाती हैं, स्थायित्व में, ठीक है, स्टेबिलिटी में। आयगत संचय रेवेन्यू रिजर्व से आशय डैश के अलावा सभी संचयों से है, ठीक है, पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व। निर्माण कार्य हेतु ली गई राशि का इंटरेस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग का अगर कोई काम होता है उसके लिए अगर कोई भी क्रेडिट पेमेंट ली जाती है तो उसका इंटरेस्ट किस में शो किया जाता है, तो वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है। अनक्लेम्ड डिविडेंड के अमाउंट का हरण करने पर, फॉरफिटेड करने पर ट्रांसफ़र किया जाता है, किसमें, पूंजीगत संचय में, कैपिटल रिजर्व में। अंश पूंजी शेयर कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी के समापन पर, समापन को इंग्लिश में लिक्विडेशन बोलते हैं, पर मांगा जा सकता है, तो वो कहलाता है संचित पूंजी, ठीक है, रिजर्व कैपिटल। प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व कंपनी की बैलेंस शीट में दर्शाया या शो किया जाता है संचय और आधिक्य में, रिजर्व और सरप्लस। कंपनी के स्थिति विवरण, स्थिति विवरण को मैंने बताया बैलेंस शीट बोलते हैं, में अदत्त लाभांश को, जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है, तो उसको किस हेड में शो किया जाता है, तो उसको गैर चालू दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटीज में। निम्न में से किसे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हेड के अंतर्गत नहीं दिखलाया या शो किया जाता, वो होती है आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन सा लेखा लाभों के पूंजीकरण की श्रेणी में नहीं आता, मतलब जो एंट्री है वो प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में नहीं आती, वो होती है संपत्ति खरीदना, एसेट्स को परचेज करना, परचेज एसेट्स। संचय पूंजी का अर्थ है, जो रिजर्व कैपिटल है उसका मीनिंग क्या होता है, अभिप्रार्थित अयाचित पूंजी का एक हिस्सा, ठीक। अग्रिम कर दिखाया जाता है, जो एडवांस टैक्स होता है वो कहाँ शो किया जाता है, देखिए वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, संपत्ति पक्ष में। औसत लाभों की गणना हेतु लॉटरी की आय का लेखांकन होगा। जब हमें एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है तो जो लॉटरी की इनकम होगी तो उसको कैसे शो करना है, तो शुद्ध लाभों में शामिल नहीं किया जाएगा, तो जो नेट प्रॉफिट होते हैं उसमें हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे।
सामान्यतः लाभांश दिया जाता है। जनरली डिविडेंड अगर पेड किया जाता है तो वो पेड अप कैपिटल पे किया जाता है, चुकता पूंजी पर। जब बोनस अंश निर्गमित किया जाता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है? अंशधारियों का बोनस खाता, ठीक है, बोनस अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक। कंपनी में पूर्णकालिक संचालक होने पर अन्य संचालकों को पारिश्रमिक की दर क्या होगी? यदि कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर होता है तो जो अदर डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको रेम्यूनरेशन का रेट कितना % होगा? तो उनका रेट होगा 1%। देखिए, अगर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, यही क्वेश्चन नंबर 51 आया था 51, अगर होल टाइम डायरेक्टर नहीं होता तो अदर डायरेक्टर्स को हम केवल 3% रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, और अगर होल टाइम डायरेक्टर्स है तो अदर डायरेक्टर्स को केवल रेम्यूनरेशन का 1% ही दिया जा सकता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा गैर चालू दायित्व नहीं है? मतलब जो आपका नॉन करंट लायबिलिटीज इसमें से कौन सी नहीं है? जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक अधिविकर्ष, ठीक है व्यूअर्स। तो मैंने एक्चुअली कोशिश करी है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों तरह के स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो पाएँ। कुछ एक दो वर्ड्स हैं जो मुझे इंग्लिश में अभी इस समय ध्यान नहीं आ पा रहे, तो मैं गलत नहीं बताऊंगा, फिर आप कहेंगे कि सर ने गलत बता दिए। तो कभी कभी वर्ड ध्यान नहीं आ पाता, तो मेरी कोशिश ये है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी अगर इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी ना पता हो तो वो उनको भी जानकारी हो जाए, और अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनकी जानकारी हो जाए, ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो है सेटिस्फाइड हो जाएं कि जो है हमें ये क्वेश्चंस की जानकारी हो गई है, ठीक है व्यूअर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं फिर से इसको 2 तरीके से अपलोड करूंगा। एक तो टीजीटी पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में भी शो करूँ, इसको मैं अपलोड करूंगा, और आपकी जो बीकॉम थर्ड ईयर की है ही है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की चैप्टर वाइज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट मैं उसमें भी शो करूंगा, ठीक है व्यूअर्स। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से मेरा हिंदी मीडियम में कोर्स ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी कराऊंगा, ठीक, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी परेशान है कि उनको जो है क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम आप जानते ही हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।